अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि रेजिडुअल वैल्यू जो है वो दोबारा एसेस की गई और रेजिडुअल वैल्यू कैरिंग वैल्यू से कम हो गई। सही है, तो जैसे ही कम होगी मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करना दोबारा जीरो से मेरी डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी। सही है, तो यहाँ तक हमने देख लिया डेप्रिसिएशन कब चार्ज होनी है, कब रुकनी है, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है, डेप्रिसिएशन हम क्यों चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड। सबको पता है डेप्रिसिएशन लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। लैंड यूजुअली हैज एन अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ, देयरफॉर नो डेप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है दोनों एक साथ हों, सही है, आर इवन एक्वायर्ड टुगेदर, एक साथ किया जाते हैं। सही है, स्टिल वो सेपरेबल है। सही है, और अकाउंट फॉर आर अकाउंटेड सेपरेटली, सेपरेटली अकाउंट फॉर होंगे और बिल्डिंग जो है वो डेप्रिशिएट होगी। सही है, और लैंड डेप्रिशिएट नहीं होगी अगर हमने एक्वायर साथ भी किया है। सही है, increase in the value of land on which building is situated has no effect on the determination of depreciable value of building। सही है, कोई मसला यहाँ तक? अगर कोई मसला तो क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि ये कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है। थोड़ी सी आगे जाकर के थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि डेप्रिसिएशन लैंड पे कब चार्ज होगी। सही है, डेप्रिसिएशन लैंड पे चार्ज नहीं होती, कुछ कंडीशन है जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। इन सम केसेस कॉस्ट ऑफ लैंड इज डेप्रिशिएटेड। वो केसेस क्या है? वो केसेस हैं कि पहला तो एक इजी सा ले लें, in case the land itself may have a limited useful life। 30 साल के लिए आपको लीज मिली है लैंड की, जो कि रिन्यू होने के लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट चाहिए होगी या रिन्यूएबल नहीं है, तो ऐसी लैंड को मैं डेप्रिशिएट करूंगा। सही है, itself may have a limited useful life, किसी पीरियड के लिए बस मिली थी। दूसरा, लैंड, अगर कोई लैंड है जो इंक्लूड करती है कॉस्ट ऑफ साइट डिसमेंटलमेंट, जो हमने ऊपर पढ़ा था, साइट को डिसमेंटल करने की कॉस्ट, रिमूवल एंड रीस्टोरेशन कॉस्ट ऊपर पढ़ चुके हैं। अगर ऐसी कोई कॉस्ट लैंड की कॉस्ट में शामिल है तो वो कॉस्ट डेप्रिशिएट होगी, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होगी, सिर्फ वो पोर्शन, सिर्फ कॉस्ट का वो पोर्शन डेप्रिशिएट होगा। सही है, लैंड की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं हो रही। वो कॉस्ट जो कि कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलमेंट है, अगर वो लैंड की कॉस्ट का पार्ट है, रिमूवल या रिस्टोरेशन कॉस्ट है, अगर वो लैंड की कॉस्ट का पार्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ वो पोर्शन डेप्रिशिएट होगा ओवर द पीरियड ऑफ दिस कॉस्ट रेंडर बेनिफिट्स। जितने पीरियड पे ये कॉस्ट बेनिफिट देंगी उतने पीरियड पे ये डेप्रिशिएट होंगी। सही है, बस ये दो कंडीशन है जब लैंड डेप्रिशिएट होगी। पहले में पोर्शन, जितने तक वो डिसमेंटलिंग या रिमूवल या रिस्टोरेशन कॉस्ट है अगर लैंड का पार्ट है, तो जितने पीरियड तक वो बेनिफिट दे रही है उतने पीरियड पे डेप्रिशिएट होंगी। दूसरा क्या आ रहा है, अगर इटसेल्फ लैंड की लाइफ लिमिटेड है, तो कोल माइंस वगैरह की केस है, कोई माइन वगैरह मैंने परचेज की, उस पर राइट होते हैं मेरा किस पीरियड तक का, तो अगर उतने पीरियड है तो बस उतने पीरियड पर डेप्रिशिएट हो जाएगी। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है भाई? 3 मेथड्स हैं मेनली, बीकॉम वालों को ही पता होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है, एक रेवेन्यू बेस्ड ही मेथड था जिसे अब खत्म कर दिया गया। सही है, स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या है? वो सिंपल है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। ये हमेशा कांस्टेंट होता है। सही है, हर साल ये जो वैल्यू निकलेगी ये कांस्टेंट होगी, ये चेंज नहीं हो रही होगी। सही है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे क्या होता है, ये कैरिंग वैल्यू पे एक डेप्रिसिएशन रेट लगा रहे होते हैं। यूजुअली अगर 10% आपका ये है और 10% रिड्यूसिंग बैलेंस से भी जा रहा है, तो जो रिड्यूसिंग बैलेंस है ये बेसिकली मोर देन 2 टाइम्स ऑफ दिस लाइफ होता है। यानी ये 10% है, 10 साल तक ये चलेगा। तो अगर 10% में रिड्यूसिंग बैलेंस मिलाऊं तो ये मिनिमम भी 20 ईयर्स तो चलेगा ही चलेगा।
सही है, एसेट में लाइफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 20 ईयर्स है। इसके बाद आपका आता है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ये मेथड बेसिकली प्रोडक्शन यूनिट पे या प्रोडक्शन आवर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सही है। जहाँ कंजम्पशन पैटर्न जो है वो बेनिफिट्स बताते हैं। कंजम्पशन पैटर्न बेनिफिट मेरा बताता है, मेरा कोई लाइफ नहीं है कि 10 साल चलेगा। इसकी जो लाइफ है वो कंजम्पशन पैटर्न पे डिपेंड करता है। मतलब मसलन कि ये मशीनरी 30,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद एक्सपायर कर जाएगी। सही है, तो उसको मैं यूनिट प्रोडक्शन या आवर्स के ऊपर करता हूँ। सही, अगर आवर्स पे है तो आवर्स पे करूंगा, अगर 30,000 आवर्स यूटिलाइज कर सकते हैं तो आवर्स पे मैं डेप्रिशिएट करूंगा, अगर यूनिट है तो मैं यूनिट पे करूंगा। सही है, यूनिट प्रोडक्शन क्या है भाई, यूनिट प्रोड्यूस या आवर्स यूज मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट आर डेप्रिसिएशन रेट। जो पर यूनिट आर का डेप्रिसिएशन रेट होगा वो इस्तेमाल हो रहा होगा। डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट आर का क्या है, अगर 30,000 यूनिट में प्रोड्यूस कर सकता हूँ, सही है, तो रेट क्या बनेगा, जो इसकी कॉस्ट है डिवाइड बाय 30,000, समझने ये एक्स आ गया तो एक्स रेट हो गया। सही है, अगर मैंने 3 आर इस्तेमाल किए तो 3x जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। सही है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और आर मेथड इज यूज्ड वेयर कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द बेनिफिट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एंड द रेट ऑफ कंजम्पशन वेरीज फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। सही है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि पैटर्न जो है वो यूनिट में डिस्क्राइबेबल हो। दूसरा, हम सर्टेन ही नहीं कर सकते हो कि भाई कितने ईयर्स तक ये रहेगा। मुझे कंजम्पशन पैटर्न से ये वाजे ही नहीं हो रहा कितने पीरियड तक रहेगा। यानी 30,000 यूनिट कर सकते हैं, लेकिन 30,000 यूनिट में कब तक प्रोड्यूस कर दूंगा। अगर मुझे नेक्स्ट ईयर ही इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया कि मैं 30,000 यूनिट कर दूं और मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं कर पाता हूँ, तो देन मैं 30,000 यूनिट 2 साल में ही कर दूंगा, सारे के सारे खत्म। सही है, तो मैं यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ, दैट्स वाई मैं यूनिट प्रोडक्शन मेथड इस्तेमाल करूंगा। सही है, तीनों मेथड हो गए हमारे। ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं थी, बहुत इजी थी। चेंज इन रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ एसेट। सही है, ये दोनों जो चेंजेस हैं ये चेंज इन एस्टिमेट। सही है, यहाँ पे देख लें, ये बेसिकली अकाउंटेड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के तौर पे डील होंगे। सही है, और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट प्रोस्पेक्टिवली डील होता है। सही है, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है और ये प्रोस्पेक्टिवली डील होता है। जब ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं स्टूडेंट था पता नहीं क्यों मुझे कहीं नहीं मिली थी, कहीं नहीं मिली थी। जब मैंने कैफ के पेपर दिए थे अकाउंटिंग, तो मुझे ये चीज कहीं नहीं मिली थी। मैं परेशान ही रहता था कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाएगी या एस्टिमेट कहलाएगा। खैर, ये जो रेजिडुअल वैल्यू का चेंज है, यूजफुल लाइफ का चेंज है, या डेप्रिसिएशन मेथड का चेंज है, यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू की वजह से रेट चेंज होता है। सही है, तो ये जितने भी चेंजेस हैं ये सारे के सारे एस्टिमेट चेंज है, और एस्टिमेट चेंज प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है। मतलब आज के डेट से आगे रेट्रोस्पेक्टिव कुछ नहीं, रीस्टेटमेंट कुछ नहीं होगी। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।